हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम आपके सामने, मैं आरिफ सर, आपके सामने नीट का जो 2024 में क्वेश्चन पूछा है बायोलॉजी वाला सेक्शन का, उसका आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं और सॉल्यूशन डिस्कशन के साथ दे रहे हैं, यानी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो ये आपका पिछले दिन हम लोगों ने देखा था अलग अलग क्वेश्चंस को। आज हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 139। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 139 को देखते हैं। जो क्वेश्चन 139 है, अब ये क्वेश्चन है बेसिकली किसका? ये क्वेश्चन क्लास 11th का है बच्चों। और क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन इन प्लांट। उस चैप्टर का ये क्वेश्चन दिया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, लिस्ट A1 है और ये लिस्ट दूसरा है। लिस्ट 1 में पहला दिया हुआ कौन सा? साइट्रिक एसिड साइकिल। और इसमें मैच करना है कि वो कौन सा होगा। तो बात पहले समझिए कि किसको हम लोग साइट्रिक साइट्रिक एसिड साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। इसको हम लोग TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा जाता है। ये जो TCA साइकिल है, ये बेसिकली कहाँ पे होता क्या है? ये RUBP होता है। ये RUBP के सॉरी, ये जो TCA साइकिल है, ये TCA साइकिल में बेसिकली होता क्या है? तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है। किसका? ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। ये जो आप भोजन खाते हो, जो भी चीज़ खाते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, जो भी खाते हो, बर्गर खाते हो, बिरयानी खाते हो, ये जो खाने के बाद इसका डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के बाद ये बेसिकली क्या करता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन। ये जो खाने के बाद ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। और ये ब्रेकडाउन होने के बाद ये एनर्जी का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। क्लियर? ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ फूड के ब्रेकडाउन से, इसी को बेसिकली रिस्पायरेशन कहते हैं। यानी रिस्पायरेशन है क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, यानी ब्रेकडाउन ऑफ क्या है? फूड है। तो फूड का जो ब्रेकडाउन होता है, तो सबसे पहले सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, फिर वहां से चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, उसमें नाम क्या है? TCA साइकिल। ऑक्सीडेशन ऑफ क्या होगा? फूड। यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब, ये जो ग्लूकोज है, ध्यान से सुनना, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को हम लोग C6H12O6 कहते हैं। तो यहाँ जितना भी कार्बन्स है, ये सारे कार्बन्स रिलीज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2। CO2 के फॉर्म में ये जो कार्बन रिलीज्ड होता है, उसी को हम क्या होगा? जब CO2 के फॉर्म में रिलीज्ड होगा, जब CO2 के फॉर्म में रिलीज्ड होगा, तब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। TCA साइकिल को अगर देखें, TCA साइकिल, तो ये जो TCA साइकिल है, ये बेसिकली किस में होगा? जो TCA साइकिल है, ये होता है कहाँ पे? तो हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किससे? ये एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ रिएक्शन करता है। और यहाँ पर साइट्रिक एसिड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। देखो, ये साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और साइट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक, ये ग्लूटेरिक शॉर्ट में बता रहे हैं, ग्लूटेरिक एसिड बनता है। जब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड होता है, तो यहाँ से एक CO2 बाहर निकलता है। फिर ये बनाता है सक्सिनाइल सक्सिनाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन करता है। यहाँ से CO2 क्या होता है? बाहर निकलता है। और देखो, तो एसिटाइल कोएंजाइम A में ये 2 कार्बन था, तो 2 कार्बन निकल गया कहाँ से? ये CO2 के फॉर्म में। और यहाँ पर भी क्या बनता है? NADH, है ना। और यहाँ पर भी क्या बनता है? ये NADH का फॉर्मेशन होता है। फिर ये क्या बनाता है? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड से ये क्या बनता है? फ्यूमेरिक एसिड बनता है। और फ्यूमेरिक एसिड से ये मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से मैलिक एसिड, और फाइनली मैलिक एसिड ऑक्जेलो
एसिटिक एसिड का ये क्या करता है फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये NaDH का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं FADH का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो है वो किसका फॉर्मेशन, GTP है ना, GTP का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। तो देखो GTP बना, NAD GTP बना, और यहाँ पर जो है बेसिकली क्या बनता है, FADH2 बनता है, FADH2 बनता है। ये सब एनर्जी इक्विवेलेंट है। ये जो साइकिल है बेसिकली होता कहाँ पे है, ये साइकिल देखिए अगर ध्यान से, तो ये कहाँ पे बनेगा, तो हम लोग कहते हैं ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ये सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। देखिए ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन बन गया। और ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स का मतलब ये बेसिकली क्या है, तो हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स को ये ग्राउंड सबस्टांस कहते हैं। किसका, ये ग्राउंड सबस्टांस है। किसका ग्राउंड सबस्टांस है, ये ग्राउंड सबस्टांस, ये ग्राउंड सबस्टांस है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। इसी ग्राउंड सबस्टांस में ये TCA साइकिल होता है बच्चों। देखो यहीं पे कौन सा साइकिल होगा, TCA जो साइकिल है ये कहाँ पर होता है, तो हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो देखिए अगर ऑप्शंस को आप देखें, क्या दिया है कि ग्लाइकोलाइसिस, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कहाँ पे होगा, तो हम लोग कहते हैं देखो ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया। अब वर्ड दिया कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस। देखिए किसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अगर आप ग्लाइकोलाइसिस को देखो, ग्लाइकोलाइसिस तो दो वर्ड से बना है, ये ग्लाइकोज और दूसरा वर्ड क्या है लाइसिस, दो वर्ड है। एक को हम लोग ग्लाइकोज कहते हैं, ग्लाइकोज, और प्लस क्या है लाइसिस। तो ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर है ना, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है। लाइसिस का मतलब ये ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटना। तो ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग EMP पाथवे कहते हैं, EMP ये पाथवे कहा जाता है। ये EMP पाथवे तीन साइंटिस्ट इम्बेडेन, मेरहॉफ एंड परनाज, ये तीन साइंटिस्ट ने मिलकर इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। कौन से, ग्लाइकोलाइसिस को, तो इसलिए इसको EMP पाथवे कहते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिवर्सल पाथवे जो हर तरह के सेल में होता है। ये जैसे, तो इसमें होता क्या है बात समझिए। ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का पार्शियल क्या होता है, देखो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। इसी पार्शियल ऑक्सीडेशन होने पर ग्लूकोज क्या बनेगा, ये जो है ना पायरुवेट, देखो पायरुवेट का ये क्या करता है फॉर्मेशन करता है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनना ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। मान लीजिए कि देखिए ये सेल है, ये क्या है सेल है। अब सेल के अंदर यहाँ से क्या आ गया, ये ग्लूकोज आ गया, सेल के अंदर ये ग्लूकोज आ गया। और ये जो ग्लूकोज है ये चेंज हो गया किस में, तो ये जो ग्लूकोज है ये चेंज हो गया पायरुवेट में, ये पायरुवेट में चेंज हो गया। जब ग्लूकोज से पायरुवेट बना, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लूकोज था, पायरुवेट बन गया, तो इस पूरा प्रोसेस का नाम क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होगा, सपोज ये सेल है, ये सेल है, तो इसमें, इस सेल में क्या होगा, इस सेल में यहाँ पर ये सेल है और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए इसके अंदर ये क्या है, तो सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अब ये पायरुवेट क्या करेगा, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी के अंदर ये पायरुवेट क्या करेगा, अंदर जाएगा जहाँ पर TCA साइकिल। तो देखो तो ग्लाइकोलाइसिस का साइट क्या हो गया,
ये साइटोप्लाज्म है। जो साइटोप्लाज्म है ये साइट हो गया किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। तो अगर आप क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ये होगा कहाँ पर, तो हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म में होगा। देखें ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो गया, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस का जो साइट है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल है, वहीं पर ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। प्यार से इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ETS कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखिए कि किसको आखिर ETS कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो इसका जो साइट है, कौन सा जगह है जहाँ पर होगा, इसका साइट है तो देखो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है वही बेसिकली साइट है किसका, तो हम लोग कहते हैं ETS का। तो समझिए कि ये ETS में होता क्या है। तो ETS बेसिकली कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होता है। जैसे सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया को बनाया और ये माइटोकॉन्ड्रिया का देखिए इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कौन सा मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये कौन सा मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया, तो इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है ना। ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन। इसी इनर मेम्ब्रेन में ये अलग अलग क्या होता है, इस तरह से प्रोटीन होता है जिसको हम लोग ETS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ETS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस ETS कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, तो मान ले के देखो ये ETS कॉम्प्लेक्स में मान ले के पहला कॉम्प्लेक्स 1 है। देखो पहला ये कॉम्प्लेक्स कौन सा 1 है, तो ये पहला कॉम्प्लेक्स 1 है। इस कॉम्प्लेक्स 1 में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एंजाइम है। और इस एंजाइम क्या करेगा, तो हम लोग कहते हैं NADH का, इसका ये जो NADH है ये NADH का ऑक्सीडेशन करेगा, तो NAD+H+ बनता है। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो NAD+ और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से किस में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 3 से किस में जाएगा, 4 में जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2। इलेक्ट्रॉन के मूव होने से तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव हो रहा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ETS सिस्टम कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ये मूव करेगा तो फाइनली इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, और यहाँ पर H2O का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो कौन लेता है, ऑक्सीजन लेता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीजन माइनस चार्ज होगा, जब माइनस चार्ज होगा तो प्रोटॉन H+ के साथ ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद ये H2O का क्या करता है, फॉर्मेशन। तो ये ऑक्सीडेशन किसका हुआ, NADH+H+ का हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव किया, और इलेक्ट्रॉन मूव किया कहाँ पर, तो ETS कॉम्प्लेक्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 में जाता है। 2 का यहाँ पर नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स 2 अगर आपको लगे कि कॉम्प्लेक्स 2 का क्या होगा, तो देखो ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, इस कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स सेकंड में FADH2, ये FADH2 जो है इसका क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है, तब जाकर कॉम्प्लेक्स किसका, तो कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, फिर कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा। और कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन लेने के बाद इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर था, कहाँ पे हुआ, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, कौन सा, ETS। तो देखो क्वेश्चंस को बच्चों, क्या है क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को अगर देखे ETS तो कहाँ पे होगा, तो कहता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, नहीं कहाँ पर, तो देखो इनर मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन है, देखो कौन सा मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वहीं पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। अब एक वर्ड है D नंबर, कौन सा ग्रेडियंट, प्रोटोन ग्रेडियंट। देखो वर्ड समझना है, वर्ड क्या है, ग्रेडियंट। कि पहले समझिए कि किसको हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं।
देखो बच्चों कि ग्रेडियंट आखिर कहाँ किसको जाता है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। मान लीजिए कि सिस्टम है ना, और ये भी सिस्टम है, और इस सिस्टम में ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है। एक तरफ क्या है, ज़्यादा है, तो एक तरफ क्या है, तो दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों के डिफरेंस को ग्रेडियंट कहते हैं। तो लेकिन यहाँ वर्ड क्या है, प्रोटोन ग्रेडियंट। वर्ड क्या है, देखो प्रोटोन, प्रोटोन ग्रेडियंट कि आखिर किसको हम लोग प्रोटोन ग्रेडियंट कहते हैं। अगर इस प्रोटोन ग्रेडियंट को आप समझिए कि किसको आखिर प्रोटोन ग्रेडियंट कहेंगे, तो देखिए वही फिर हम लोग बात करते हैं। ये मेम्ब्रेन है, ये इस तरह से, ये इस तरह से कहानी है। ये कौन सा मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये कौन सा मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर ये ईटीएस कॉम्प्लेक्स है, ये ईटीएस कॉम्प्लेक्स है। इस ईटीएस कॉम्प्लेक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ईटीएस कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन ये मूव करता है और फाइनली किसको दे देता है, O2 को दे देता है। O2 माइनस हो जाता है, ये H प्लस के साथ रिएक्शन करता है और H2O का क्या होता है, फॉर्मेशन। ये कहाँ पे हो रहा है, मैट्रिक्स में हो रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, जो H प्लस है, ये H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी, देखो बच्चों, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। तो स्पेस में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कंसंट्रेशन हाई। और यहाँ पर मैट्रिक्स है, यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में प्रोटो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, लो हो गया। यहाँ लो है और यहाँ पर क्या है, हाई है। समझ रहे बात, तो ग्रेडियंट हो गया ना, एक तरफ ज़्यादा होगा दूसरी तरफ कम हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोन ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट को ब्रेक करना होता है, तो ब्रेक कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर स्पेशल, देखो यहाँ पर स्पेशल एक मॉलिक्यूल्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 F0 पार्टिकल्स कहते हैं। इसको हम लोग F1 कहते हैं, इसको हम लोग F0 कहते हैं। तो अब ये जो प्रोटोन है, प्रोटोन इधर से क्या होगा, कहाँ पे आएगा, तो हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स में आएगा। जब ये मैट्रिक्स में आएगा तब एटीपी किसका निर्माण करता है, एटीपी का ये क्या होता है, फॉर्मेशन। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल्स बनता है कौन सा, NADH, तो NADH प्लस H प्लस, इसके ऑक्सीडेशन से क्या देता है, 3 ATP देता है। कैसे दिया, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे क्या हो रहा, ये ब्रेक हो रहा है। क्या ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट जैसे ही टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगा और वो एनर्जी एटीपी को, एटीपी में बच्चों क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और एटीपी क्या है, एनर्जी है, पैसा है। किसका पैसा है, सेल का पैसा है। तो NADH से भी पैसा दिया, 3 ATP। एक आपका FADH2 है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इससे कितना ATP, 2 ATP। यानी NADH आपका क्या हो गया, ये गोल्ड मान सकते हो, सोना हो गया। यानी NADH को डायरेक्ट आप पान वाले को देकर पान नहीं ले सकते। पानी पूरी खाने वाले के पास जाकर दोगे कि सोना देकर को भाई पानी पूरी खिलाओ, वो नहीं खिला सकता है। आप अगर चाउमीन खाने जाओ, सोना दे दो तो चाउमीन नहीं खिलाएगा, आपको हर हाल में पैसा ही देना होगा। क्लियर है, सेल के पास NADH है लेकिन उसको डायरेक्ट को यूज नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, ATP का पहले फॉर्मेशन, कैसे, ऑक्सीडेशन से। तो कैसे ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, और प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करता है। ये ग्रेडियंट टूटता है तो टूटने पर ATP का क्या होता है, फॉर्मेशन। उसी तरह से FADH2 है, ये चांदी की तरह है, सोना का दाम ज्यादा, चांदी का दाम कम। तो FADH2 क्या है, चांदी की तरह। चांदी किसी को दो, कहो कि भैया हमको एक झालमुड़ी दे दीजिए, नहीं देगा। एक हमको चिप्स दे दीजिए, नहीं देगा। आप एक बिस्किट दे दीजिए, नहीं देगा। आपको पैसा देना होगा। तो पैसा क्या है, सेल का ATP है। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। तो देखो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, तो क्वेश्चंस को देखिए आप। क्वेश्चंस में क्या है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पर, तो देखो इंटर मेम्ब्रेन, कहाँ पे आ गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए अगर इंटर मेम्ब्रेन ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया, देख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इसी को इंटर, है ना, इंटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, स्पेस कहते हैं। यहीं पर क्या होता है, डेवलप होता है। तो देखो, तो ये बच्चों, ये जो क्वेश्चन से ए का कौन सा हो गया, 2 हो गया, ए का कौन सा हो गया, 2 हो गया, और बी का कौन सा हो गया, 1 हो गया, और सी का 4, डी का कितना हो गया, 3 हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, किसका था, रिस्पायरेशन का था, रिस्पायरेशन इन प्लांट, क्लास 11 का क्वेश्चन था। बहुत ही आसान सा ये क्या था, क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए हम लोग आगे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 140, 140 नंबर क्वेश्चंस को देखें। ये जो क्वेश्चन नंबर 140 है, ये बेसिकली किसका है, ये 12th वाले एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को उठाया है, और बेसिकली किससे है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जेनेटिक सेकेंड से क्वेश्चंस को उठाया है। और जेनेटिक सेकेंड्स में शुरू में अगर देखें, डीएनए के इंट्रोडक्शन के बाद सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक टॉपिक है। उस सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल में ये खूबसूरत सा अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिया है। उसमें से एक पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो किसका एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है। देखिए किसको हम लोग, ये ग्रिफिथ है ना, ग्रिफिथ साहब का। तो ग्रिफिथ साहब ने क्या किए थे, चूहा पे एक्सपेरिमेंट किए थे, क्लियर है, वो क्या किए थे, चूहा पे एक्सपेरिमेंट। चूहा लिया इस तरह से, ये चूहा लिया, और इस चूहा में क्या किया, इस तरह से स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो, समझो बात इसको, पहले ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में 2 चीज़ है, एक तो माइस है, सबसे पहले ये चूहा हो गया, और दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट आता है वो आपका बैक्टीरिया आता है। और जो बैक्टीरिया इन्होंने लिया था, उस बैक्टीरिया को देखिए, कौन सा बैक्टीरिया लिया था, तो उसका नाम है, उस बैक्टीरिया को हम लोग स्ट्रेप्टो, देखो स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस का 2 जाति होता है बच्चों, याद रखना, 2 जाति। एक को हम लोग आर स्ट्रेन कहते हैं, आर स्ट्रेन कहते हैं, और आर स्ट्रेन में क्या होता है, कैप्सूल, ये जो कैप्सूल है ये अब्सेंट होता है। जब कैप्सूल अब्सेंट है तो बेसिकली क्या होता है, नन वायरुलेंट होता है, ये नन वायरुलेंट हो गया। और दूसरा जो इसमें आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो दूसरा इसमें आता है जिसको हम लोग याद रखना एस स्ट्रेन कहते हैं। जो एस स्ट्रेन है, इस एस स्ट्रेन में क्या होगा, तो यहाँ पर कैप्सूल, ये कैप्सूल प्रेजेंट होगा। जब कैप्सूल प्रेजेंट है तो बेसिकली ये क्या होता है, वायरुलेंट होता है। देखो ये वायरुलेंट, तो आपको लगता है कि व्हाट इज वायरुलेंट, किसको वायरुलेंट कहते हैं, तो जो बीमारी करता है उसको क्या बोलते हैं, वायरुलेंट कहते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस, पूरा जो इसका नाम है ये निमोनी है, याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया का नाम है, और इससे डिजीज होता है जिसका नाम है निमोनिया। कौन सा बीमारी होता है बच्चों, निमोनिया बीमारी होता है, किससे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से, याद रखना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है जिससे निमोनिया होता है। निमोनिया बीमारी कहाँ पे होता है, किडनी में होगा कि लीवर में होगा, तो ना ये किडनी में होगा, ना लीवर में होगा, या लंग्स में होगा, ये रिस्पायरेटरी क्या है, डिजीज है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है, उसका 2 प्रजाति हुआ, एक आर स्ट्रेन और दूसरा एस स्ट्रेन। सवाल है कि किसको आर स्ट्रेन कहते हैं, तो जहाँ पर कैप्सूल नहीं होगा। अगर इसका फिगर बनाएगा तो आर स्ट्रेन हो गया, और अगर इसका फिगर बनाइएगा तो ये किस तरह से एकदम मजबूत सा फिगर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैप्सूल्स क्या है, उपस्थित है, कैप्सूल क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखिए अब इन्होंने क्या किया, अगर इस एक्सपेरिमेंट को देखिए तो एक्सपेरिमेंट में बेसिकली इन्होंने क्या किया, ये देखो एक्सपेरिमेंट अगर इसका देखें हल्का सा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, चूहा लिया, और इस चूहे में ये क्या किया, ये एस स्ट्रेन को डाला। जब एस स्ट्रेन को चूहे में किसको डाला, देखो ये एस स्ट्रेन को डाला, तो देखा कि चूहा का क्या हो जाता, ये चूहा है, और ये चूहा का जनरली फिगर है, इसका डेथ हो गया, ये चूहा का डेथ हो गया। जब इसी चूहा में दूसरा स्टेप देखो, शॉर्ट में बता रहे हैं, इसी चूहा में अगर किसको डाला, ये आर स्ट्रेन को डाला। जब इसमें आर स्ट्रेन को डाला तो देखा कि चूहा क्या रहता है, ये चूहा लाइव रहता है, इसका डेथ नहीं होता है। फिर क्या किया, तीसरा जो किया, आर को एस के साथ मिक्स कर दिया। देखिए ये कंटेनर है, ये आर है, ये सब आर है,
और ये डेड क्या है, देखो हिट किल, ये क्या किया, ये सब हिट किल, देखो हिट किल क्या बोलते हैं हम लोग, हिट किल किसको, असिस्टेंट को डाला। जब हिट किल असिस्टेंट को चूहा के अंदर इंजेक्ट किया तो देखा कि चूहा का क्या होता है, नो डेथ, चूहा क्या रहता है, लाइव रह जाता है। समझ रहे हो बात? जब आर को डाला तो लाइव रहा, जब एस को डाला तो मर गया, लेकिन जब एस को हिट करके डाला तो वो क्या हो गया, तब भी चूहा जिंदा रह गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे सवाल आता है, क्या आता है कि नेक्स्ट क्या किया, कि ये तो हिट किल असिस्टेंट पहले से था, देखो ये हिट किल है, ये हिट किल कौन सा, असिस्टेंट है बच्चों। ये हिट किल असिस्टेंट में यहाँ पर किसको मिला दिया, हिट किल असिस्टेंट में यहाँ पर देखो एस आर स्टैंड को मिला दिया, ये सब लाइव क्या हो गया, देखो लाइव आर स्टैंड हो गए। ये दोनों को यहाँ पर क्या किया, ये मिक्स्ड किया। जब दोनों को यहाँ पर मिक्स किया तो अब फिर इसको किस में डाला, देखो भाई चूहे में डाला, तो देखा कि चूहा में क्या होता है, ये जो चूहा है इस चूहा का फिर डेथ हो जाता है। क्लियर है? यही कन्फ्यूजन का सवाल आया, जब हिटकिल को एस के साथ मिक्स किया तो आखिर हिटकिल एस को आर के साथ मिक्स किया तो चूहा का डेथ होगा। एक सवाल यहाँ से और भी पूछता है कि भाई ये जो चूहा होगा उसमें कौन सा स्ट्रैंड होगा, तो याद रखना इसमें दोनों होगा, आर स्ट्रैंड भी होगा, कौन सा स्ट्रैंड होगा, आर स्ट्रैंड भी होगा बच्चों, और दूसरा एस स्ट्रैंड भी होगा। जब एस स्ट्रैंड हुआ तो यानी इसका डेथ किसके वजह से हो गया, इसका डेथ निमोनिया के वजह से हो गया। किसके वजह से हो गया, ये जो निमोनिया बीमारी है लंग्स का, इसी निमोनिया की वजह से इसका क्या हुआ है, डेथ हुआ। क्लियर है? तो हुआ बेसिकली क्या, ये जो आर स्ट्रैंड था, देखो कौन सा स्ट्रैंड, ये आर स्ट्रैंड, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल चला गया किसका, देखो ये डीएनए है, किसका डीएनए है, ये डीएनए है, किसका डीएनए, हिटकिल किसका, हिटकिल असिस्टेंट का। जब इसके अंदर ये डीएनए गया तो अब ये क्या हो गया, ये जो आर था वो किस में चेंज हो गया, असिस्टेंट में चेंज हो गया। समझ रहे बात? ये आर था किस में चेंज हो गया, आर स्ट्रैंड, ये किस में चेंज हो गया, असिस्टेंट में चेंज हो गया। यानी इसको क्या बोल सकते हैं, इसको प्यार से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रिफिथ साहब ने बेसिकली क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को दिया था। अब सवाल है कि किसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर सॉल्यूशन के माध्यम से जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एक वर्ड आता है कंजुगेशन, अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो, कैसे ट्रांसफर हो, तो कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू, तो उसको हम लोग कंजुगेशन कहते हैं। और एक होता है ट्रांसडक्शन, ये सब बैक्टीरिया में आता है। तो ट्रांसडक्शन किसको कहते हैं, ये भी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर है, लेकिन किसके थ्रू, अगर वायरस के थ्रू हो, एक बैक्टीरिया है दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल जा रहा है और लेने वाला कौन है, वायरस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसडक्शन। 3 वर्ड याद रखिएगा बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को किसने, ग्रिफिथ साहब ने बताया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ग्रिफिथ है, उसका एक्सपेरिमेंट है, तो इसका एक्सपेरिमेंट किस पे था, तो देखो ये बेसिकली किसका होगा, देखो ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना। तो ए का कौन सा हो गया, 3 हो गया। देखो ए का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1 और 2 में से कोई होगा। अब देखो दूसरा नाम क्या, जैकब, है ना, फ्रांसिस्को जैकब एंड जैकस मोनार्ड, यानी प्यार से इसको जैकब एंड मोनार्ड कहते हैं। देखो प्यार से क्या बोलते हैं, जैकब और, देखो जैकब एंड मोनार्ड। ये जो जैकब और मोनार्ड है ये बेसिकली क्या है, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, इसको डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड लेक ऑपेरॉन। ये लेक ऑपेरॉन को डिस्कवर्ड किया था, इसमें डिस्कवर्ड किया था, तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है बच्चों, याद रखना, बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है दुनिया का, नाम क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया। इसी ई कोलाई बैक्टीरिया में लेक ऑपेरॉन को डिस्कवर किया था। एक लेक्चर में लेक ऑपेरॉन के बारे में थोड़ा सा बताया था
कि लैकोप्रोन में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ जीन होता है। ये जो लैकोप्रोन है, लैकोप्रोन बेसिकली क्या है, ये क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ जीन। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, क्लस्टर का मतलब ये समूह होता है, ये समूह है जीन का, ग्रुप है जीन का, जिसको हम लोग लैकोप्रोन, जो एक साथ ये क्या होता है, ऑपरेट होता है, चलता है। क्लियर है? तो इसको इकोलाई बैक्टीरिया। तो इसमें देखिए, अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है प्रमोटर होता है, फिर यहाँ पर रेगुलेटर होता है, फिर यहाँ प्रमोटर होता है, फिर यहाँ ऑपरेटर होता है, जेड होता है, वाई होता है, और ये ए होता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग लेग जेड कहते हैं। तो लेग जेड है, ये क्या है, लेग वाई है, और ये आपका कौन सा है, लेग ए है। ये सबको हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन है, और इस स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है अलग अलग एंजाइम। तो लैकोप्रोन को खोजने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है, जैकब्स एंड मोनार्ड है। तो देखिए, तो लैकोप्रोन है ये किसको, ये जो लैकोप्रोन होगा, कौन सा, जो लैकोप्रोन होगा, तो लैकोप्रोन किसके थ्रू होगा, जैकब्स एंड मोनार्ड के थ्रू। देखिए, दूसरा साइंटिस्ट का नाम है हरगोबिंद खुराना। क्या है, एच जी खुराना। क्या लेते हैं हम लोग नाम, एच जी खुराना को। देखो, एच जी खुराना, एच जी खुराना, देखो ये भी इंडियन ओरिजिन अमेरिकन साइंटिस्ट है। ये इंडियन ओरिजिन कहाँ का साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट है। खुराना एक रिसर्च फेलोशिप भी मिलता है स्टूडेंट को। तो देखो, जो खुराना साहब है, इन्होंने बेसिकली जेनेटिक कोड पे, तो जॉर्ज गैमो का नाम आता है। सबसे पहले उन्होंने जेनेटिक कोड को बताया कि जेनेटिक कोड होता है ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, यानी ट्रिपलेट ऑफ कोड को हम लोग एक कोडोन कहते हैं। तो लेकिन ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली सबसे बताने वाला जो पहला वैज्ञानिक है, उसका नाम क्या है बच्चों, एच जी खुराना, हरगोबिंद खुराना। इन्होंने क्या किया, तो याद रखना, इंजाइम के मदद, किसके मदद से, तो इंस्ट्रूमेंट के मदद से, ये किसको, तो हम लोग कहते हैं आरएनए का फॉर्मेशन करा, और उस आरएनए से एमिनो एसिड का वो क्या किया, फॉर्मेशन किया। तो देखो, इसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल। देखो, इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल क्या बनाया, इंस्ट्रूमेंटल एमआरएनए बनाया, और इस इंस्ट्रूमेंटल एमआरएनए से ये क्या हुआ, तो दो तरह का हो गया, एक होमो है ना एमआरएनए, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रो सॉरी एक होमोपॉलीमर, क्या बोलते हैं इसको, एक को हम लोग होमो पॉलीमर वाला एमआरएनए, होमोपॉलीमर, और दूसरा हेट्रो पॉलीमर, या उसको हम लोग कोपॉलीमर कहते हैं। देखो, कौन सा पॉलीमर, कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर में क्या हो गया, देख खाली यू 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 मतलब यूरासिल, या क्या होगा दूसरा, देखो सी 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 सी, और यहाँ पर कोपॉलीमर में क्या हो गया, कोपॉलीमर में तो यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी, टोटल कितना, देखो 2 3 4, फिर देखो यू और सी, तो कितना हो गया, तो 12। देखो 12 क्या हो गया, 4 इसमें कोडोन हो गया, कितना कोडोन, 4 कोडोन हो गया, कितने 4 कोडोन, यानी 4 गुने 3, इतना क्या हो गया, 12 कोड हो गया, 12 कोड यानी 4 कोडोन, और 4 कोडोन से कितना 4 एमिनो एसिड का ये क्या किया, फॉर्मेशन। और एमिनो एसिड में कौन सा, एक का नाम सेरीन और दूसरा का नाम क्या आता है, लूसीन। तो पूछ सकता है कि हरगोबिंद खुराना ने कौन से एमिनो एसिड को इंस्ट्रूमेंट के मदद से बनाया था, तो एक का नाम सेरीन और दूसरा का लूसीन है। ये सब देखो कोड है। तो ये क्या कहा, खुराना साहब ने कहा कि जेनेटिक जो कोड है, ये कौन सा जेनेटिक कोड, ये क्या होगा, ट्रिपलेट फॉर्म में होगा। इसके फॉर्म में होगा, ट्रिपलेट फॉर्म में होगा, और इसी ट्रिपलेट को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कोडोन कहा। जो ट्रिपलेट फॉर्म में होगा उसको कोडोन। तो यानी हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में क्या किया है, समझाया है। अगर आप देखो तो हरगोबिंद खुराना ये किसको बताया, ये बेसिकली ये जेनेटिक कोड के बारे में बताया,
है ना। तो देखो सी का कौन सा हो गया, 1 हो गया। तो देखो बी का, तो आपका बी का कौन सा है, देखो बी का ये 4 है ना, बी का कौन सा हो गया, 4 हो गया। सी का कौन सा हो गया, 1 हो गया। देखो मेसल्सन एंड स्थॉल, साइंटिस्ट का नाम क्या है, मेसल्सन एंड स्थॉल। देखो ये मेसल्सन, देखो मेसल्सन, मेसल्सन एंड, देखो स्थॉल, मेसल्सन एंड स्थॉल, ये बेसिकली क्या बताया था, एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। एक्सपेरिमेंट किया, इसमें एक्सपेरिमेंट किया, ई कोलाई में, इसमें एक्सपेरिमेंट किया, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इस पे एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया, कि ये जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब, सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव का मतलब कंजर्व, यानी जब भी नया डीएनए बनेगा वो आधा नया होगा और आधा क्या होगा, पुराना होगा। यानी देखिए मान लीजिए कि डीएनए है, ये डीएनए, और इस डीएनए से ये डीएनए हुआ। अब देखो बच्चों इस डीएनए में क्या होगा, यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा। तो कहा कि जब रेप्लिकेशन होगा तो एक डीएनए से क्या बनेगा, एक डीएनए से ये 2 डीएनए का फॉर्मेशन होगा, एक डीएनए से, देखो ये 2 डीएनए का, इसको क्या बोलेंगे, डाउटर, डाउटर क्या बोला जाएगा, डीएनए कहा जाएगा। तो ये जो डाउटर डीएनए है, इस डाउटर डीएनए में एक क्या हो गया, ये ओल्ड हो गया, और एक क्या हो गया, ये न्यू हो गया। देखो इसमें भी वही बात है, एक क्या हो गया, न्यू हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ये ओल्ड हो गया। समझ रहे बात बच्चों। तो ये आधा क्या हो गया, न्यू हो गया, और आधा क्या हो गया, पुराना हो गया। तो ये क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन को सबसे पहले जो प्रपोज किया था ये क्रिक साहब, है ना, 2 साइंटिस्ट ने डीएनए को डिस्कवर किया था, वाटसन एंड क्रिक साहब। वाटसन साहब ने, क्रिक साहब ने कहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ये जो वाटसन और क्रिक ने जो कहा था डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, लेकिन दोनों ने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे सका कि हाउ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। तो मेसल्सन स्थॉल साहब ने, याद रखना ये कब, देखो 1958 में एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस बात को प्रूफ किया कि रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता। इसके लिए बैक्टीरिया को लिया और इसमें नाइट्रोजन का बेसिकली इस्तेमाल किया था। तो नाइट्रोजन 2 तरह का होता है, N14 और N15। तो देखा कि अगर दोनों को मिलाया तो अलग अलग बैंड बनाया, और फाइनली ये बात कहा कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव्स होते हैं। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो मेसल्सन स्थॉल साहब क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव्स, यानी ये जो डी है, डी का कौन सा 2, तो आंसर कौन सा हो गया 1। यहीं से आप आराम से क्या कर सकते, इसी ऑप्शन से ये आराम से एलिमिनेट हो जाता, और बेहतरीन तरीके से इसका आप क्या कर सकते थे, आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 140 जो क्लास 12 का क्या है, पूछा गया है। देखो नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो ये क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 100, याद रखना कौन सा, 141। देखिए ये भी क्वेश्चंस 11th का पार्ट से है। ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चंस 11th क्लास का है। देखो 11th क्लास का ये क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चंस में क्या है, 2 स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या दिया, कौन सा प्लांट, C3 प्लांट। याद रखना ये जो प्लांट है ये बेसिकली 2 तरह का होता है। अगर आप प्लांट्स को देखें बच्चों तो प्लांट्स 2 तरह का मिल ले, एक होता है C3 प्लांट, C3 प्लांट, और एक होता है C4 प्लांट, है ना। कौन सा प्लांट, C4 प्लांट। और ये बेसिकली एडाप्टेशन है ना, किसका एडाप्टेशन है, देखो एडाप्टेशन ऑफ, याद रखना C3 प्लांट, C3 प्लांट किस में, तो इन ट्रॉपिकल रीजन। याद रखना ट्रॉपिकल रीजन क्यों, तो ट्रॉपिकल रीजन में बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है। हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहने के वजह से वहाँ पर फोटो रिस्पायरेशन होता है। तो फोटो रिस्पायरेशन बेसिकली करता क्या है,
प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है प्लांट का, है ना। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जब कम होगा तो नेचर व्यवस्था किया और C3 को किस में, C4 में चेंज कर दिया। तो कहता है C3 प्लांट सम O2, क्या है, सम O2 बाइंड विथ किससे, देखो सम O2 बाइंड विथ रुबिस्को, किससे बाइंड करेगा, रुबिस्को के साथ। रुबिस्को क्या है, तो याद रखना रुबिस्को एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, है ना। हेंस CO2 फिक्सेशन ये क्या हो गया, डिक्रीज होगा। समझो बात क्या इसमें कहा, ये मान ले कि ये क्या है, RUBP है, ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट जिसको कहते हैं, ये 5 कार्बन का है, क्लियर है। अब यहाँ से ये क्या आया, CO2 भी आया और यहाँ से क्या है, O2 भी आया। अब यहाँ पर एंजाइम है जिसका नाम क्या है, रुबिस्को है। तो अगर ये रुबिस्को किससे अटैच्ड हो जाता है, O2 के साथ अटैच्ड हो जाता है, तो RUBP किससे रिएक्शन करेगा, O2 के साथ रिएक्शन करेगा। जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3PGA प्लस क्या बनेगा, फॉस्फो, देखो फॉस्फो ग्लाइकोलेट का क्या करेगा, फॉर्मेशन। और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट ये बेसिकली आगे जाकर क्या करेगा, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट आगे जाकर C2 पाथवे, क्या बोलते हैं इसको, C2 पाथवे, है ना, C2, है ना, क्या बोलते हैं इसको, पाथवे कहा जाता है। और इस C2 पाथवे को ही बेसिकली फोटो क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। तो फोटो रिस्पायरेशन अब क्या होगा, ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है इससे अमोनिया बाहर निकलेगा, इससे CO2 बाहर निकलेगा और फिर इससे ये क्या बनेगा, 2 एमिनो एसिड, पहला नाम क्या है, तो फर्स्ट है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन बनेगा और दूसरा जो एमिनो एसिड बनेगा जिसका नाम क्या होगा, सेरीन होगा। क्लियर है, ये सब कहाँ पे होगा, ये हो गया कौन सा, फोटो रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन। और इस फोटो रिस्पायरेशन में बेसिकली क्या हो गया, जब फोटो रिस्पायरेशन हुआ तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, डाउन हो गया, किसका, C3 प्लांट का। और ये 3 सेल ऑर्गेनल में कंप्लीट होता है। अगर सेल ऑर्गेनल का नाम देखो तो पहला जो सेल ऑर्गेनल इसमें आता है ये क्लोरोप्लास्ट, देखो क्लोरोप्लास्ट ये सेल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम। और तीसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, है ना। और ये सब कौन से सेल में होता है, मेजोफिल सेल में होता है। देखो मेजोफिल सेल में ये सारा व्यवस्था होता है फोटो रिस्पायरेशन का। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या है, कहता है कि C2 तो ये कम हो जाता है, सही बात है। प्रोडक्टिविटी इसका क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है, अब कहता है कि जो C4 प्लांट है, मेजोफिल सेल शो वेरी लिटिल फोटो रिस्पायरेशन। याद रखना जो C4 प्लांट है यहाँ पर रुबिस 2 तरह का सेल होता है, C4 प्लांट में 2 तरह का सेल होगा। देखो सेल अगर इसका देखें तो एक होता है मेजोफिल सेल, मेजोफिल सेल, मेजोफिल सेल। और दूसरा होता है बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। तो जो बंडल शीथ सेल है जिसको हम लोग BSC कहते हैं, तो BSC में क्या होगा, रुबिस्को होगा, यहाँ पर रुबिस्को प्रेजेंट होगा। लेकिन ये जो मेजोफिल सेल है, ये जो मेजोफिल सेल है यहाँ पर रुबिस्को क्या होगा, रुबिस्को एब्सेंट होगा। जब रुबिस्को एब्सेंट हुआ तो बताइए फोटो रिस्पायरेशन होगा क्या, फोटो रिस्पायरेशन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो कहता है वेरी वेल बंडल शीथ सेल डू नॉट शो फोटो, याद रखना, रिस्पायरेशन। जबकि बंडल शीथ सेल में क्या है, रुबिस्को है, तो यहाँ पर फोटो रिस्पायरेशन हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो देखिए ऑप्शन 3 होगा, जहाँ पर स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया, और स्टेटमेंट जो सेकंड है वो आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 141 क्लास 11 के फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से।
तो हम लोग आज यहीं पर तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन देखिए 142, जो 142 है ये बेसिकली किससे है, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का ये क्या है क्वेश्चन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जहाँ पर आप पॉलिनेशंस को पढ़िएगा, देखो वहाँ पर एक पढ़ना होता है पॉलिनेशंस को, कि किसको आखिर पॉलिनेशंस कहते हैं। देखो पॉलिनेशंस का मतलब होता है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। पॉलिनेशंस का मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, तो उसी को हम लोग पॉलिनेशंस कहते हैं, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। अब ये पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर होता है तो इसका क्या होता है, एजेंट होता है जो पोलन ग्रेन को क्या करता है, ट्रांसफर। तो पॉलिनेशंस का भी अलग अलग टाइप्स होता है। अगर इसका टाइप्स का बात करो तो टाइप्स में सबसे पहला नाम क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, सबसे पहला सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा जो आता है क्रॉस पॉलिनेशन, और तीसरा जो आता है वह भी फेमस है जिसको हम लोग जिटेनोगेमी कहते हैं। ये 3 तरह का बेसिकली पॉलिनेशंस है। ये जो क्रॉस पॉलिनेशंस है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, यानी एक प्लांट यहाँ बनाया, जैसे ये प्लांट हुआ, ये प्लांट है, इस प्लांट का ये फ्लावर हुआ, और ये दूसरा प्लांट बनाया और इस प्लांट का ये फ्लावर हुआ, देखो ये भी फ्लावर हुआ। अब पोलन ग्रेन क्या करेगा, इस फ्लावर से इस फ्लावर में आएगा, तो इसको ले जाने वाला क्या चाहिए, एजेंट चाहिए, तो इसको हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनेटिंग एजेंट। ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट है बच्चों, कौन सा एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ये जो आपका पॉलिनेटिंग एजेंट है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट बेसिकली एक होता अबायोटिक, एक होता बायोटिक, जो कि मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन, और ये किसके थ्रू, तो याद रखना ये एनिमल्स के थ्रू होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसके वजह से, लिविंग के थ्रू। और दूसरा जो आता है अबायोटिक, और अबायोटिक में हमेशा ये किसके थ्रू होता है, या तो विंड के थ्रू होगा या तो वाटर के थ्रू होगा। अगर विंड के थ्रू हो तो उसको हम लोग एनिमोफिली कहते हैं, एनिमोफिली कहा जाता है। और अगर वाटर के थ्रू हो तो उसको हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। तो अब अबायोटिक में ये ज़्यादा कॉमन है, ये मोर कॉमन है, और ये क्या है, वाटर के थ्रू जो होता है ये लेस कॉमन है। तो कहता है कि जो विंड के थ्रू अगर पोलिनेशन होगा एनिमोफिली, तो उसका कुछ करेक्टरिस्टिक्स होगा फ्लावर का, एमिनो फिलस जो फ्लावर होगा उसका कुछ प्रॉपर्टीज होगा। पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है बहुत लाइट होगा। दूसरा क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो नॉन स्टिकी होगा। तीसरा जो होता है, जो पोलन ग्रेन होगा वो लाइट इन वेट होगा, जिससे आसानी से वो क्या करे, हवा में उड़ सके। अब बहुत मोटा ताज़ा पोलन ग्रेन होगा, थोड़ा देर उड़ेगा टप से गिर जाएगा, तो वहाँ तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच ही नहीं पाएगा। क्लियर है। ये कुछ कैरेक्टर्स, फ्लावर जो है वो नॉन अट्रैक्टिव होता है, फ्लावर जो है नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करता है, और इसका खास बात, इसका जो स्टामेन होता है वेल एक्सपोज्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, फिगर से भी यहाँ भी वही पूछा है। इसका जो फ्लावर होगा, ये फ्लावर कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस होगा, लेकिन कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस में जो स्टामेन होगा वेल एक्सपोज्ड होगा, जिससे आसानी से हवा में पोलन ग्रेन क्या हो सके, रिलीज हो सके बच्चों। क्लियर। और खास बात क्या, जो पोलन ग्रेन को रिसीव करने वाला, तो पोलन ग्रेन को रिसीव कौन, स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा है, ये जो विंड पोलिनेशन से होता है उसका भी साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। और उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मेज का है। जो भुट्टा जो गांव देहात में होंगे वो देखे होंगे मेज को, इस तरह से मेज का प्लांट होता है, इसका इस तरह से लीफ होता है, और इसी लीफ में है ना, ये इसी लीफ में ये इस तरह से, जिसको हम लोग कॉब कहते हैं, कॉर्न कॉब कहा जाता है। और इसी कॉर्न कॉब में
इस तरह से लंबा भुट्टा खाने का एक्सपीरियंस होगा, ये क्या हो गया, स्टाइल। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। ये स्टिग्मा और ये दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, टेसल कहा जाता है। तो ये टेसल है। तो देखो काफी लंबा होता है और ये क्या होता है, फिदरी होता है, सो दैट कि आसानी से पोलन ग्रेन को हवा से क्या कर सके, ले सके। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चंस में देखो, ये जो फिगर दिया है, ये फिगर बेसिकली किसका है, ये जो फिगर है ये फिगर बेसिकली ये कॉम्पैक्ट, याद रखना, ये कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस है। क्या है, ये कॉम्पैक्ट, याद रखना, कॉम्पैक्ट क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस। ये कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस का एक एग्जांपल है। देखिए जो अंदर देख रहे हो छोटा छोटा, ये सब जो अंदर देख रहे हो ये सब बेसिकली क्या है, ओवरी है। और एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, जब विंड पॉलिनेशंस के थ्रू जो फ्लावर होता है उसका जो ओवरी होता है, उसके ओवरी में वनली क्या होगा, देखो वनली वन क्या होता है, ओव्यूल होता है। एक से ज़्यादा इसमें ओव्यूल होता ही नहीं है। तो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर वन ओव्यूल्स है। और ये सब जो देख रहे हो है ना, ये सब जो है ये एक्सपोज्ड, ये बेसिकली क्या है, ये एक्सपोज स्टामेन है। ये एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, ये एक्सपोज स्टामेन है। समझ रहे बात, ताकि एंथर क्या करे, जल्दी से पोलन ग्रेन को हवा में रिलीज कर सके। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चंस दिया है कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर, इस फिगर का करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर पहला, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इनफ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विथ वेल एक्सपोज स्टामेन। क्या है, तो देखो स्टामेन क्या हो गया, वेल एक्सपोज्ड हो गया। क्यों वेल एक्सपोज्ड हो गया, ताकि पोलन ग्रेन को हवा में आसानी से क्या कर सके, रिलीज कर सके। तो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया, यही आंसर हो गया। फिर कहता वाटर पॉलिनेटेड हाइड्रोफिली, वाटर पॉलिनेटेड का मतलब हाइड्रोफिली कहते हैं, हाइड्रोफिली। ये जो हाइड्रोफिली है ना, फ्लावर शोइंग स्टामेन विथ म्यूसिलेज कवरिंग, गलत बात है। म्यूसिलेज कवरिंग किसका होता है, पोलेन ग्रेन का होता है। किसका होता है, पोलेन ग्रेन होता है। देखिए अगर आप देखोगे एक्वेटिक प्लांट को, तो एक्वेटिक प्लांट में सपोज ये क्या है, ये पोलेन ग्रेन है। ये क्या हो गया, पोलेन ग्रेन। तो पोलेन ग्रेन जो है पानी में वेटिंग ना हो, ये प्रिवेंट करना किससे, तो पोलेन ग्रेन है। और इस पोलेन ग्रेन को चारों तरफ से क्या करता है, तो देखो चारों तरफ से ये इस तरह से कवर है, जिसको हम लोग म्यूसिलेज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, म्यूसिलेज कहा जाता है। तो म्यूसिलेज ये क्या करेगा, तो प्रोटेक्ट, प्रिवेंट किससे, देखो प्रिवेंट फ्रॉम किससे बचाएगा, वेटिंग, यानी पोलन ग्रेन को पानी से भीगने से बचाएगा। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपको कवरिंग किसको, स्टामेन को, ये बात बिल्कुल क्या है, स्टामेन को बेसिकली कवर नहीं करता है। क्लियर, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। देखो आप कहता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, कौन सा फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर शोइंग ऑटोगेमी, है ना। दो तरह का फ्लावर होता है, एक होता है कौन सा, तो हम लोग कहते हैं कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर। क्लियर, जो ओपन फ्लावर होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस। और जो कभी खुले ही ना, जैसे हम लोग बना के आप देख सकते हो। तो देखो क्लिस्टोगैमस फ्लावर कि किसको हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। मान ली कि एक प्लांट बनाया, देखो इस प्लांट का ये रूट हो गया, ये रूट हो गया। देखो प्लांट का ये लीफ हो गया, प्लांट का ये लीफ हो गया, प्लांट का लीफ, और ये एपिकल क्या हो गया, ये एपिकल बड हो गया, ये सब लीफ हो गया। अब यहाँ पर जो फ्लावर होगा, कल्पना करो ये फ्लावर कैसा होगा, ये जो फ्लावर है ये फ्लावर ब्लूम करेगा, ब्लूम का मतलब खिलेगा। तो जब फ्लावर खिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
क्लिस्टोगैमस क्या बोलते हैं, फ्लावर कहते हैं। जैसे रोज है एग्जाम्पल, ये क्लिस्टोगैमस है ना, ऑक्जेलिस है ना, ऑक्जेलिस है, वायोला है, वायोला है। ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल है जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। लेकिन अगर फ्लावर कहाँ पे बने, देखो फ्लावर मिट्टी के अंदर बने, देखो ये भी एक है ना, ये फ्लावर है, तो ये फ्लावर क्या होगा, नेवर ओपन, कभी खुल सकता है क्या, देखो नेवर, ये कभी भी ओपन नहीं होगा। जब ये ओपन नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कैस्मो, देखो कैस्मो, कैस्मोगैमस, कैस्मोगैमस फ्लावर कहा जाता है। तो कैस्मोगैमस फ्लावर कभी ये खुलता नहीं है, ये हमेशा बंद रहता है। ये जो एग्जाम्पल बताया ऑक्जेलिस, ये किसका है, दोनों का है, दोनों में आता है, ये कैस्मोगैमस में भी आता है और क्लिस्टोगैमस में आता है। तो अंदर में जो फ्लावर कभी ना खुले तो उसको हम लोग क्लिस्टोगैमस कहते हैं, और जो खुले उसको कैस्मोगैमस कहते हैं। तो क्लिस्टोगैमस में क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा, लेकिन कैस्मोगैमस में क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो देखो क्वेश्चंस को, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब कहता है, तो हम लोग कहते हैं ये कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस, कौन सा इन्फ्लोरेसेंस, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस, कंप्लीट कौन सा, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब होता है बच्चों, देखो ऑटोगेमी का मतलब होता है, क्या होता है इसका, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशंस को ऑटोगेमी। तो कहता है नहीं कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस है। अब ये फिगर क्या कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस का ही तो है, लेकिन इसमें एंथर क्या एक्सपोज्ड है, दूसरे फ्लावर में क्या करेगा, आराम से जाएगा, दूसरे फ्लावर में उड़ के क्या होगा, चला जाएगा। तो कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस होना ये डज नॉट मीन कि ये क्या है, ऑटोगेमी, सेल्फ पोलिनेशन नहीं, क्रॉस पोलिनेशन भी होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 1 हो गया बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 143। 143 को ये 11th क्लास से है, और 11th क्लास मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट एक चैप्टर है, उसी मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का ये क्वेश्चंस, प्यारा सा क्वेश्चंस है। देखिए इसमें नाम पहला क्या है, रोज है। देखिए दूसरा नाम क्या है, पी है। तीसरा नाम क्या है, कॉटन है। चौथा नाम क्या है, मैंगो है। और लिस्ट दूसरा में देखो पहला एस्टिवेशन को समझिए, किसको हम लोग एस्टिवेशंस कहते हैं। देखो देखो एस्टिवेशन कि किसको आखिर एस्टिवेशंस कहा जाता है, नहीं इसको समझना है एस्टिवेशंस को, कि किसको हम लोग एस्टिवेशंस कहते हैं। तो एस्टिवेशंस का मतलब होता है, क्या होता है, अरेंजमेंट। देखो क्या है, देखो अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल, सेपल समझते हो ना, और पेटल्स, इसी के अरेंजमेंट का किसमें, इन अ फ्लावर, फ्लावर इन बर्ड स्टेज। तो उसी को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। इसका टाइप्स होता है, देखो टाइप्स को अगर देखो, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का अगर टाइप्स देखें तो पहला क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं सबसे पहले जो इसमें होता है वाल्वेट है, देखो वाल्वेट है। दूसरा जो नाम आता है ये ट्विस्टेड है, देखो ट्विस्टेड है। तीसरा जो नाम आता है इम्ब्रिकेटेड है, इम्ब्रिकेटेड है ना। और चौथा जो नाम आता है ये भेक्जिलरी आता है। ये अलग अलग तरह का और सबका अलग अलग एग्जाम्पल्स होता है। जो ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है, वो ट्विस्टेड का एग्जाम्पल कौन सा है, तो याद रखना ये जो ट्विस्टेड है इसका एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखो जो ट्विस्टेड का है वो एग्जाम्पल कौन सा है, तो कॉटन है ना, लेडीज फिंगर, कॉटन, ये सब एग्जाम्पल किसका है, ट्विस्टेड एस्टिवेशंस का है, याद रखना। देखो दूसरा कि पेरीगाइनस, कौन सा है, पेरीगाइनस। तो अगर हम लोग फ्लावर का बात करें तो फ्लावर्स में, देखो फ्लावर को अगर देखो तो फ्लावर में दो तरह का होता है। अगर आप फ्लावर को देखो तो एक होता है एपीगाइनस, एपी, एपीगाइनस। दूसरा आता है पेरीगाइनस,
पेरिगाइनस, और तीसरा आता है जिसको हम लोग हाइपोगाइनस कहते हैं। तो ये जिसका यहाँ पर एपिगाइनस है, पेरिगाइनस है, हाइपोगाइनस है। तो एपिगाइनस में है ना, और पेरिगाइनस में, ये क्वेश्चन पेरिगाइनस का पूछा है। इसमें हाफ क्या होता है, सुपीरियर होता है, हाफ सुपीरियर ओवरी होगा, और हाफ क्या होगा, एंड हाफ, याद रखना, इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर ओवरी होगा। तो उसको हम लोग पेरिगाइनस कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स को अगर देखें इसका, तो एग्जाम्पल्स में कौन कौन सा आता है, तो इसका एग्जाम्पल्स में रोज़ आता है, देखो प्लम आता है, RRP कहते हैं, और पिच, ये तीन नाम एनसीईआरटी में दिया है। तो देखो ये जो एस्टिवेशन से वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखो पेरिगाइनस एस्टिवेशन, तो पेरिगाइनस एस्टिवेशन किसका होगा, तो ये रोज का हो गया, किसका हो गया, रोज का हो गया। देखो अब है ड्रूप फ्रूट्स। देखो फ्रूट्स को अगर देखें आप, देखो ये फ्रूट्स, तो फ्रूट्स दो तरह का होता है, एक होता है ट्रू फ्रूट्स, और दूसरा जिसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। देखो फॉल्स फ्रूट है ना, तो ट्रू फ्रूट्स में एक ड्राई फ्रूट्स होता है। देखो ड्राई फ्रूट्स नाम सुना होगा, एक ड्राई फ्रूट्स होता है, और एक फ्लेसी फ्रूट्स होता है। तो फ्लेसी फ्रूट्स में है ना, ये क्या होता है, जो एपिकार्प होता है, पेरिकार्प होता है, कौन सा, पेरिकार्प। देखो पेरिकार्प इसका कैसा होता है, तो हम लोग कहते हैं फ्लेसी होता है, पेरिकार्प फ्लेसी। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो फ्लेसी फ्रूट्स है, इसी में एक आता है कौन सा, देखो ड्रूप फ्रूट्स। इसी में क्या आता है, ड्रूप फ्रूट्स। कौन सा ड्रूप फ्रूट्स बनाता है, तो हम लोग कहते हैं सिंगल ओवरी, एक ओवरी होना चाहिए, सिंगल ओवरी, और क्या होगा, सिंगल ओवरी एंड क्या होना चाहिए, यूनिलोक्युलर होना चाहिए। यूनिलोक्युलर यानी एक इसमें क्या होना चाहिए, ओव्यूल। तो वो क्या बनाता है, ड्रूप फ्रूट्स बनाता है। तो जो ड्रूप फ्रूट्स है, देखो ड्रूप फ्रूट्स इसमें दो नाम लेते हैं, एक नाम मैंगो का लेते हैं, और दूसरा नाम कोकोनट का है, कोकोनट। तो ड्रूप फ्रूट्स में खास बात क्या होता है, इसका जो इंडोकार्प है, इंडोकार्प ये क्या होता है, स्टोनी होता है। तो मैंगो खाने का अगर एक्सपीरियंस होगा, तो देखो मैंगो में बच्चों क्या होता है, मान लीजिए कि इस तरह से आम बनाया, तो आम का ये क्या हो गया, ये स्किन हो गया, आम का ये क्या हो गया, स्किन हो गया। बीज वाला पार्ट हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, है ना। और उसके अंदर देखो, ये अंदर में क्या होता है, इसके अंदर देखो ये इंडोकार्प होता है, जिसको गुठली कहते हैं, ये गुठली है, जिसको हम लोग इंडोकार्प कहते हैं, इंडोकार्प या इसको गुठली कहते हैं। और जिस पार्ट को हम लोग खाते हैं, ये पार्ट बेसिकली क्या है, ये जो पार्ट है जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, तो ये जो पार्ट खाए इसको हम लोग मेसोकार्प कहते हैं। क्या बोलते हैं, छिलके खाते हैं ना, तो इसको हम लोग मेसोकार्प कहा जाता है। क्लियर है। तो देखो इंडोकार्प इसका कैसा हो गया, बहुत ही गुठली मजबूत होता है, किसी को माथा में मार दिया जाए तो क्या होगा, वो मर सकता है। तो देखो गुठली हो गया। तो नारियल का भी अगर देखो, नारियल का ऊपर वाला नहीं, हस्क नहीं, ऊपर वाले को नारियल का, अगर नारियल को देखिएगा कोकोनट को, तो कोकोनट में किस तरह से होगा, देखो अगर कोकोनट को हम लोग बात करें, कोकोनट में देखो, कोकोनट में ये क्या होता है, अंदर में इस तरह से स्टोनी होता है, और इसी स्टोनी के अंदर में ये देखो ये जो अंदर में है, देखो कोकोनट को अगर देखें आप, तो कोकोनट में क्या है, कोकोनट में ये अंदर में जो है ना, ये बहुत मोटा सा होता है, देखिएगा ब्राउन कलर का बेसिकली होता है, और इसी के अंदर खाने वाला पार्ट होता है, याद होगा। इसी के अंदर क्या होता है, देखिए इसी के अंदर ये वाइट वाइट खाने वाला पार्ट होता है,
जिसको हम लोग खाते हैं, है ना, इसको खाते हैं, खाने वाला पार्ट है। और इसके चारों तरफ देखिए, किसके चारों तरफ, देखो इसके चारों तरफ ये इस तरह से, है ना, चारों तरफ जो होता है ना, जिसको फाड़ के हटाया जाता है, ये है कौन सा, मेसोकार्प प्लस क्या है, एपीकार्प, ये एपीकार्प। और ये है कौन सा, इंडोकार्प। और ये जो अंदर वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, इसको इंडोस्पर्म कहते हैं, इंडोस्पर्म कहते हैं। और इसी इंडोस्पर्म को कोपरा कहा जाता है, जिसको खाते हैं वाइट वाला, चबा चबा के, है ना। नारियल का पानी होता है अंदर में जो पानी हो गया, ये पानी हो गया, वाटर हो गया, है ना, ये वाटर हो गया, जिसको नारियल पानी कहते हैं, वो भी इंडोस्पर्म होता है। तो देखो क्वेश्चंस में तो क्या दिया है, मैंगो, तो कौन सा फ्रूट हो गया, ड्रूप फ्रूट्स। लास्ट है कौन सा, मार्जिनल, क्या है, मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन किसको कहते हैं, तो देखो अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा, अरेंजमेंट ऑफ, देखो अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा के अरेंजमेंट को, इसका अलग अलग टाइप्स होता है। सबसे पहले मार्जिनल होता है, दूसरा जो आता है वो सेंट्रल होता है, प्री सेंट्रल होता है, पैराइटल होता है, बेसल्स होते हैं। ये अलग अलग तरह का ये क्या होता है, प्लासेंटेशन होता है। तो जो मार्जिनल प्लासेंटा का जो बेसिक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या है, पी है। मटर को कभी इस तरह से, मटर का पोड है, ये मटर का पोड है, जिसको छीमी कहते हैं। और इसी में ये क्या होगा, इसी के अंदर देखो, इसी के अंदर ये प्लासेंटा होगा, और इसी प्लासेंटा के ऊपर ये सब क्या होगा, पी होगा, पी मतलब मटर होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, ए का 2, 4, सी का 1। तो ये क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट का था, क्लास 11 का था। तो यहाँ तक आज हम लोग सेवा को रखते हैं बच्चों। इसको खूब खूब एंजॉय कीजिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को देखते रहिए, लोगों को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद बच्चों, थैंक यू।